नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल के बारे में। और मैं पहले बता दूं कि मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस देखा है एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट हिज केस सॉल्विंग स्किल्स या फिर वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था। लेकिन आज हम थोड़ा अलग एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। हम उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स पे ध्यान देंगे। एक मेंटल हेल्थ जर्नल ने भी नोटिस किया है कि उसका इसेंट्रिक बिहेवियर और उसके अनकन्वेंशनल मेथड्स ट्रेडिशनल नॉर्मलसी के नोशंस को चैलेंज करता है और फिर भी वो दुनिया को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने में कामयाब रहता है। तो चलिए इस एपिसोड में घुस कर देखते हैं एल के स्ट्रगल्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स, बिना किसी जजमेंट के और थोड़ी सी एम्पैथी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उसकी अपब्रिंगिंग पे। एल एक गिफ्टेड ऑर्फन था। 8 साल की उम्र में उसको वैमीज हाउस भेजा गया, जहाँ पे सिर्फ गिफ्टेड ऑर्फन्स को ही रखा जाता था। माँ बाप का इमोशनल सपोर्ट ना के बराबर होने के कारण उसमें इमोशनल बॉन्डिंग कैपेबिलिटीज़ पे भी इफेक्ट आया। और अगर एक फ़ैन थ्योरी की मानो तो एल छोटे बच्चों से गले मिलने में भी हेजिटेशन फील करता है। Wow, the chief can be pretty stubborn. और ये हेजिटेशन इमोशनल इंटीमेसी से दूरी का एक सिग्नल हो सकता है, जो कि तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ा होता है। और उसके बिहेवियर से पता चलता है कि उसको आइसोलेशन में रहना ही ज़्यादा पसंद था, जब भी कम्युनिकेट करना तो वटारी के थ्रू। उसका पब्लिक एटिकेट से डिस्कनेक्ट भी बहुत क्लियरली नज़र आता था। ऑकवर्ड पोस्चर्स, ब्लैंक एक्सप्रेशंस और एक अलग ही जोन में होता था। कैजुअल कन्वर्सेशंस तो ना के बराबर करता था। ही हैड नो फ्रेंड्स एज वेल। ये सब साइंस हमें एक ही चीज़ बताते हैं कि इसका इमोशनल वर्ल्ड कितना लोनली और कितना डिस्कनेक्टेड था। अब बात करते हैं उसकी उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ अनयूजुअल बिहेवियर ही नहीं था, इनफैक्ट ये उसकी एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है। इन हैबिट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उसके पोस्चर पे बात करते हैं। एल का क्राउच पोस्चर कितना आइकॉनिक है ना। उसके कहने के मुताबिक अगर वो सीधा बैठा तो उसकी रीजनिंग एबिलिटीज़ 40% गिर जाएगी। रिसर्च कहती है कि कुछ लोगों में अल्टर्ड प्रोप्रियोसेप्शन होता है। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब कि अपने बॉडी पार्ट्स के पोजीशन और उसकी मूवमेंट का सेंस। जैसे बिना देखे आपको पता होता है कि आपका हाथ कहाँ पे है, या फिर आप खड़े हो या बैठे हो। अल्टर्ड प्रोप्रियोसेप्शन में ये सेंस थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है। बॉडी का पोस्चर, बैलेंस या उसका फिजिकल स्पेस का एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और इसी वजह से कुछ लोग अनयूजुअल पोजीशन में कंफर्टेबल फील करते हैं। उसका स्वीट एडिक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसका टेबल हमेशा मीठी चीज़ों से भरा दिखेगा आपको, और ये शुगर क्रेविंग भी एक कोपिंग मैकेनिज्म ही है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इमोशनल इम्बैलेंस के टाइम ब्रेन को चाहिए होता है डोपामीन, और एल डोपामीन इन चीज़ों से पूरा करता है। इट्स अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी। मतलब थोड़ी देर के लिए कंफर्ट मिलेगा, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। और उसकी सोने की आदतें भी बहुत अनहेल्दी हैं। रोज़ रात को जाकर केस ही सॉल्व करता है, और वो इस चीज़ को एज अ बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनता है। ऑब्सेशन इतना ज़्यादा कि बेसिक ह्यूमन नीड्स को भी इग्नोर कर जाता है। उसका लैक ऑफ स्लीप हमें ये बताता है कि उसका जजमेंट कभी कभी इमोशनली ड्रिवन भी हो सकता है। और उसका ऑब्सेशन उसकी रीजनिंग को ओवर शेडो करते हमने देखा, जब वो लाइट को टेनिस के ज़रिए साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट करता है। उस टाइम वो एक लॉजिकल डिटेक्टिव कम और एक डेस्परेट इंसान ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। वो खुद को एक प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस के रूप में भी देखता है। कभी कभी तो लगता है कि वो केस सॉल्व करने के चक्कर में अपना मेंटल पीस सेक्रीफाइस कर रहा है। उसकी एक लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, इट्स आई एम अफ्रेड टू बी रॉन्ग। और ये डर सिर्फ ईगो का नहीं बल्कि उसके एग्जिस्टेंस का पार्ट है, क्योंकि उसका पूरा आइडेंटिटी सिस्टम सिर्फ उसके सेल्फ वर्थ, उसके काम और उसकी एग्जिस्टेंस, ये सब कुछ एक ही चीज़ पे टिका है कि मैं सही हूँ, मैं सच्चाई ढूंढ सकता हूँ। उसका कोपिंग मैकेनिज्म सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर टिका हुआ है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो अगर एल गलत साबित हो जाता है तो वो अपनी आंखों में ही अपनी वैल्यू खो देगा, और उसके लिए ये डेंजरस हो जाता है। और इसलिए हो जाता है कि बाकियों की तरह उसके पास इमोशंस या रिलेशनशिप्स का सहारा भी नहीं है जो उसे बैलेंस आउट कर सके। उसके पास बस एक ही चीज़ है, उसका हाई फंक्शनिंग ब्रेन। वो कभी भी अपनी लाइफ में पारिवारिक प्यार का एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, ना माँ का हाथ सर पर, ना बाप का इमोशनल सपोर्ट। He started his life with this emptiness, and over time he learned to suppress his emotions. वटारी ही उसका एकमात्र इमोशनल सपोर्ट था, और उसकी डेथ के बाद एल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, और ये बताता है कि उसके अंदर इमोशंस हैं पर वो उन्हें दिखाता नहीं है। डेथ नोट के बाकी कैरेक्टर्स भी कॉन्स्टेंटली इंटेंस प्रेशर में हैं, लेकिन सबका रिस्पॉन्स अलग। लाइट यागमी
एल की तरह इंटेलिजेंट था लेकिन नार्सिसिस्टिक और कंट्रोल फ्री। नियर जो कि एल का सक्सेसर था, सेम हैबिट्स थी लेकिन कामनेस थी, इमोशनल डिटैचमेंट थोड़ा कम था उसमें। ये कॉन्ट्रास्ट हमें बताता है कि एक ही प्रेशर में अलग अलग लोगों पे अलग अलग इम्पैक्ट आता है। और एल अपने सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, इमोशनली नेग्लेक्टेड जीनियस था। एक डिटेक्टिव होने के साथ साथ ही वॉज ऑल्सो अ माइंड कैरिंग मोर वेट देन एनीवन एल्स। उसकी हर एक आदत, जैसे अजीब तरीके से बैठना या फिर नॉन स्टॉप स्वीट्स का खाना, दिखाती थी कि वो कॉन्स्टेंटली अपने एंग्जाइटी से लड़ रहा है। हैबिट्स नहीं थी वो, दे वर हिज कोपिंग स्ट्रेटजीज। और सबसे ऑब्वियस साइन उसके गहरे डार्क सर्कल्स। अक्सर जो ब्रिलियंस हमें बाहर से नज़र आती है ना, उसके पीछे छुपा होता है एक अनसुना दर्द। जैसे एल का दर्द उसकी ओवर थिंकिंग और आइसोलेशन में, वैसे ही टोनी स्टार्क का हिडन गिल्ट जो उसके सार्केज़म के पीछे छुपा होता था, या फिर ब्रूस वेन का चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर शेरलॉक होम्स का साइलेंट आइसोलेशन, वेयर हिज ब्रिलियंस बिकम्स बोथ हिज स्ट्रेंथ एंड हिज कर्स। कमेंट करके बताना कि एल को आप किस नज़रिए से देखते हैं, एक जीनियस या अपने दर्द और स्ट्रगल से जूझ रहे एक इंसान को। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।